स्पेशल कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू ग्रे के अनुसार एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स is the science which principles and method of the economics are applied to the special condition of agriculture industry. Second award दिया था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स of the relation arising from the wealth getting and wealth using activity of man in agriculture। रिवार्ड के अनुसार कहा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर में फार्मिंग जो कर रहा है उसमें धन का आय और धन का व्यय वो अध्ययन को ही हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रेमर एंड जॉनसन दिया कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड social science dealing with how a human to use of the technical knowledge and the share of the production process such as land, labor, capital and management to the produce food and fiber to the distribute it for consumption to the various members of the society over a time। ग्रेमर एंड जॉनसन ने दिया कि जो भी हम स्कार्सिटी के अनुसार स्कार्सिटी की जो भी टेक्निकल नॉलेज है उसको हम यदि हम कैपिटल लैंड लेबर कैपिटल और मैनेजमेंट को हम यूज करते हैं जिससे कि हमको फूड एंड फाइबर मिलता है, इसी को हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहते हैं। यही एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का यही डिफिनेशन है। अब समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है। कोई बताओ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सर इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल और मेथड को एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में यूज करना और प्रोडक्शन इंक्रीज करना। हाँ, नेट सेल में याद करें कि जो भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाते हैं जो भी लगाते हैं इतना हम लोग उसमें खर्च किए एग्रीकल्चर से हमको रिटर्न आया, एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर जाता है तो उसमें देखते होंगे कि क्या है, मान लीजिए कोई भी खेती करते हैं तो क्या क्या हम यूज करते हैं खेती करने के लिए। और फार्मिंग हम जो करेंगे तो उसमें जो कि हम पहले तो हम सीड लगाते हैं तो प्रिपरेशन करेंगे डालेंगे। जब प्लांट बड़ा हो जाता है तब वो उसमें और उसमें कितना होगा सारा टोटल करते हैं और ये हमें कितना खर्च हुआ और जब प्रोडक्शन हुआ तब जब मान लीजिए सेल करेंगे, सेल करके चाहे सेल करके जब हमारे पास इनकम आया इसी को जो करेंगे इकोनॉमिक्स आपको बता दें
agriculture economics. Characteristics of agriculture economics. Land resource system. Agricultural development depend on the proper land management. The optimum size of land and soil and plain land are the for agricultural production. To ensure the modern cultivation of land in the developed and underdeveloped countries, the agricultural economy is such a removing unequal and expected distribution of system. अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यदि एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ने आए हैं तो सॉइल साइंस से पढ़े होंगे। सॉइल साइंस में चाहे जनरल भी देखे होंगे, जो गांव से आए हैं वो देखते होंगे कि भाई कौन सा सॉइल पर, कौन सा लैंड पर हम कौन सा क्रॉप लगावे। सभी लैंड तो सभी है, लेकिन सब पर सभी क्रॉप नहीं होता है। उसके लिए सॉइल साइंस में आप लोग पढ़िएगा, क्या पढ़े होंगे कि सॉइल का के डिपेंड पर ही वो क्रॉप डिपेंड करता है। सॉइल जैसा रहेगा उसी के बेस पर ही क्रॉप लगाया जाता है। तो ये है कि क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम रहेगा लैंड का। तो ये पहला क्राइटेरिया है कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कि सप्लाई ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी फेज of the consumer goods supplier in the society. The production activity of the consumer goods are a discuss of agriculture. इस कंज्यूमर गुड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो भी यूज करते हैं, तब वो है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये कौन सा गुड्स है जो कि हम सप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा सभी लोग उसमें यूज करते हैं। तीसरा है कि सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री इनपुट्स। एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल इनपुट आर डिस्कस्ड इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अब कहीं भी आज हम लोग ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, चाहे आज हम लोग शुगर का यूज करते हैं, चीनी का यूज करते हैं, तब वो है कि सप्लाई, हम सप्लाई कौन इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा सप्लाई करेंगे, किस एरिया में सप्लाई करेंगे, उसका कितना प्रोडक्शन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना कैसे मार्केटिंग करेंगे, ये सब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। उसका कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंडर में ही हम उसे स्टडी करेंगे। डी है लेबर एम्प्लॉयमेंट। The economy of the developing country is basically based on the agriculture. Agriculture sector have a huge opportunity to observe the illiterate and inefficient labor. In this case, the more labor can be employed by the using a small capital, that means labor capital ratio very low. अब इसमें हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में यह भी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी हम इंडस्ट्री लगाएंगे, चाहे जो भी यूज करेंगे, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें लेबर की जरूरत पड़ेगा, तब लेबर की जरूरत पड़ेगा तब इसके अनुसार एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अनुसार ही उसमें लेबर दे दिया जाएगा। कैसे दे देता है, ये मान लीजिए कि 5 लेबर का हमको जरूरत है, आप 5 लेबर में ये काम पूरा हो जाएगा। यदि ज्यादा लेबर देने पर क्या है कि उसमें आपका कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, इसलिए लेबर का भी ये सिलेक्शन करता है, इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ए पॉजिटिव चेंज इन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव of the standard of living being
agriculture is the considered as a primary sector to make the economic healthy and its own. Otherwise, the base of the industry cannot be strong. और इस तरह के प्राइमरी स्टेज से जो भी प्राइमरी स्टेज है उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो फंडामेंटल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम यदि आगे बढ़ाते हैं तो ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड is a primary foundation of the economic development in agricultural economics. So the foreign currency is the concern why the exporting of the agricultural product, which is a helpful in capital formation and encourage the investors of the large scale of the investment. कैपिटल फॉर्मेशन से भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जितना उसमें कैपिटल किस ढंग से हम कैपिटल उसमें लगाएंगे, कोई भी फार्मिंग करने में कैपिटल ही बेस पर हम एक देश से दूसरे देश भेज सकते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। Natural climate and natural degradation effect of the agricultural production negatively. Lack of the sufficient information of the agricultural products and industry not possible to the coordinate between the supply and demand due to the distance of the time duration. Risks and uncertainty are related to the both production and marketing is the certainty in the permanent of the future of the agriculture economics. ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एग्रीकल्चर है जो कि रिस्क पर चाहे जो भी फार्मिंग किया जाता है तो रिस्क है और अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कभी भी देखते होंगे कि फार्मर है जो कि क्रॉप लगा दिया गया, खेती कर लेता है और उसके बाद है जो कि ऐसा होता है, फ्लड ऐसा आ जाता है, ऐसा क्लाइमेट ऐसा आ जाता है कि सारा उसका डैमेज हो जाता है। कोई निश्चित नहीं है कि हम जो लगा रहे हैं खेती कर रहे हैं तो हमको श्योर होगा ही, और रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है, इसलिए ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एग्जिस्टेंस ऑफ द मिडिल मैन। Existence of the different middlemen and broker is found in the marketing of agricultural commodities. Farmers are deprived to have fair price their commodity. और existence of the middleman जितना भी देखते होंगे कि जब फार्मर प्रोडक्शन कर लेता है, कोई चीज भी चाहे व्हीट हो चाहे राइस प्रोडक्शन करता है तो अपनी जरूरत के लिए मार्केट में वो उसको सेल करने के लिए कि अपना जरूरत के मार्केट से ले आए और उसे अपना जरूरत पूर्ति करें, उसमें बहुत से मिडिल मैन बीच में आ जाता है। जैसे कि आप पोस्ट लगाएं, यदि हमको व्हीट हमको सेल करना है अपना जरूरत पूर्ति करने के लिए, तब उसमें हम जो जितना हम पोस्ट लगाएं उसके अनुसार जो मिडिल मैन है वो मार्जिन मिडिल मैन ही ले लेता है। और इस तरह का जो एग्जिस्टिंग मिडिल मैन ज्यादा हो जाने पर, उसका मार्जिन ज्यादा हो जाने पर, तो ये भी स्टडी कराता है आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। Subsistence of the farming. The subsistence of the farming is the main feature in the developing country. In this case, the land is not cultivated commercially. Most of the farmers are operated their land a subsistence purpose. ये subsistence farming अधिकांशतः अब जितना भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है चाहे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है तो उसमें है कि जो भी जनरल क्रॉप लगा रहे हैं, व्हीट राइस ये सब लगा रहे हैं, तो उसमें उतना फायदा नहीं होता है। लेकिन यदि उसी को कमर्शियल क्रॉप हम लगाते हैं, कमर्शियल क्रॉप कहते हैं जिसमें कि मान लिया जाए वेजिटेबल लगा दिया गया, आपका मिर्च लगा दिया गया,
लोगों को लगा दिया, जिससे कि कैश क्रॉप आवे, ज्यादा फायदा हो। तो ये भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के तहत हम अध्ययन करेंगे और इसी के अनुसार हम बताएंगे उसको। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। यही प्रॉब्लम समझने में। अब है आपका सिलेबस, इम्पोर्टेंस एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो भी हमारे देश हो विदेश हो, तब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का। ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंस एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर्म्स the backbone of the Indian economy. India is the agricultural country involved with the abundance of the natural resources. So, a prosperity of the nation is legally dependent on the agriculture. The role of agriculture in the national economy is a vital importance. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश रहने के कारण जो भी एग्रीकल्चर पर ही हमारे नेशनल इनकम डिपेंड करता है। नेशनल इनकम जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। यदि प्रोडक्शन हाई हो गया तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप कर गया, यदि लो हो गया तब आपका नेशनल इकोनॉमी लो हो जाता है। तब यही इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का कि फर्स्ट है शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम। पहला है कि शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम में ये शेयर करता है। Between 1950-51 and 1960-61, share of agriculture was greater than 50% of total GDP. 1950 से 51 और 60 से तब 50% ही हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 50% ही काम करता था। लेकिन the share of agriculture decreasing of the continuously and has declined to 14% to 11 and 12. However, the share of the manufacturing, service and service sectors, the increasing, the agriculture play an important role of the nation economy, which is still dependent on agriculture. अब है कि नेशनल इकोनॉमी में आज 1950-60 में यह होता था एग्रीकल्चर पर कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता था कि प्रोडक्शन बहुत कम होता था। लेकिन आज पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है। उस समय 50-60 करोड़ आदमी था, भी इसी धरती से सभी को भोजन मिलता था। और आज 1 अरब 25 करोड़ आदमी है, फिर भी इसी लैंड से भोजन मिल रहा है। ये एग्रीकल्चर का ही इम्पोर्टेंस है, जिससे कि है सभी को हम भोजन कर दिला रहे हैं। यही एग्रीकल्चर इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने का यही एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर इज ए सोर्स ऑफ द लिवलीहुड। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट to the around 50% of the total workforce in the country. Agriculture dominant of the economy to such a extent that a very high proportion of the working population in India is engaged in the agriculture. ये एग्रीकल्चर एक सोर्स है लिवलीहुड का, जीवन यापन करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चर में 52% है जो कि
एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है। रोजगार एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है, इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस है, ये एम्प्लॉय भी करता है। तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। Indian agriculture has been the source of the supply of raw materials to the leading industries such as cotton, jute, and sugar, etc. There are many industries which dependent on agriculture is an indirect manner, like handloom, weaving oil, crushing rice, husking, etc. Since a 9th 5-year plan onwards as the importance of the food processing industry is being of the industry recognized and given the weightage of the economic development. ये एग्रीकल्चर आज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जितना भी इंडस्ट्री खोल रहा है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। आज जैसे शुगर मिल हो, चाहे जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हैंडलूम और राइस मिल, इस तरह का अलग अलग जितना भी इंडस्ट्रीज है ये एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है। इसलिए ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द फील्ड ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ये इम्पोर्टेंस of the agriculture also arising from the role in the play in India trade. Agriculture products such as tea, sugar, pulses, tobacco constitute the main item of the export. अब इसका रोल है, यह भी रोल है, यह भी इम्पोर्टेंस है कि विदेश में भी आपका एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए चाय का, शुगर का, ऑयल सीड का, इस तरह का, टोबैको का, इस तरह का विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि वहां से भी वो इनकम आता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में। नेक्स्ट है सपोर्ट द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर provide the main support for the India transport system since a railway and roadways secure work. The business from the movement of agriculture product, internal trade to mostly of the agriculture product. Thus, agriculture trade provide more opportunity to the service sector. ये सपोर्ट करता है आपका ट्रांसपोर्ट में भी। ये जो भी ट्रांसपोर्ट में आज देखते होंगे कि रेलवे से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसका जो भी ट्रेड है चाहे इंडस्ट्री है उसको हम आगे बढ़ा करके ये इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का यहाँ भी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स इन प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडस्ट्री। Good crops and high products enhance of the purchasing power of the farming, thereby of the increasing the demand for the other manufactured goods. It will be help of the stimulate the growth of the non-agriculture sector and also help of the reduce a strain of foreign exchange earnings. और इस तरह का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का फॉरेन में भी इसका डिमांड है, जिससे कि हम यहाँ का जो भी मैन्युफैक्चर्स है, यहाँ का जो भी गुड्स है एक देश से दूसरे देश भेज करके फॉरेन एक्सचेंज हम ला सकते हैं, विदेशी सामान ला करके हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ये भी एक इम्पोर्टेंस है। Agriculture growth and direct impact of the poverty reduction of the agriculture growth is an important factor of the influencing and inflation, agricultural wages, employment generation,
it is a clear that of agriculture is the backbone of the Indian economy and prosperity of the agriculture. Agriculture can be influenced by the prosperity of the Indian economy. और इस तरह के इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का और एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारे आज जो भी इंडियन का मेन एम अभी है, आज समस्या इंडिया का में समस्या सबसे ज्यादा है कि गरीबी दूर करने के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो गरीबी का ही दूर करने के क्या है कि सबसे ज्यादा गरीब इस इंडिया में ही पाया जाता है। इसी को गरीबी दूर करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंस है कि गरीबी को दूर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के तहत, चाहे एग्रीकल्चर के लिए। यही इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, समझ रहे हैं अभी? कहीं प्रॉब्लम? नहीं सर। हाँ, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। अब आपका सिलेबस में हम लोग का सिलेबस में पढ़ा चुके हैं इकोनॉमिक्स, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेफिनेशन एंड एक्टिविटी अप्रोच ऑफ द इकोनॉमिक्स। पहला क्लास हम लोग लिए थे इकोनॉमिक्स का। दूसरा सिलेबस में माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, रेशनल एंड अजम्पशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक रूट और रह गया है। अच्छा, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड जनरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? गुड्स एंड सर्विस, ये सब पढ़े हैं बेसिक कंसेप्ट में। सर सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पढ़े हैं। गुड्स एंड सर्विस पढ़ा है। अब आपका सिलेबस में क्या है? सर्विस डिजायर, वांट, डिमांड, यूटिलिटी, कॉस्ट एंड प्राइस, कैपिटल, इनकम एंड वेलफेयर। इतना चीज ये सब नहीं पढ़ा रही है ना? सर डिजायर, वांट। नो सर। अच्छा, और फिर चौथा सीरियल नंबर चौथा सिलेबस में देखो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मीनिंग, डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज ये कवर हो गया ना? यस बोलो हाँ। सर। आज यस सर। हाँ, तो कुछ मैंने कहा ऐसे बेसिक कंसेप्ट है। डिजायर क्या है, वांट क्या है, ये छूटा हुआ है ना? यस सर। ठीक है, इसको भी। सर किस सीरियल नंबर तक आ रहा है सर, ये बता दीजिए एक बार। सर सीरियल नंबर कितना तक आ रहा है? सीरियल नंबर 1 पढ़ चुकी हो, सेकंड पढ़ चुकी हो, थर्ड में वही बेसिक कंसेप्ट में गुड्स बता दिए हैं, सर्विस बता दिए हैं। थर्ड सीरियल में सिलेबस में देखो डिजायर, वांट, डिमांड, यूटिलिटी सब बचा हुआ है। फोर्थ में सीरियल में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डिफिनेशंस हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चर अभी बताए, एंड इम्पोर्टेंस एंड इट्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ तक फोर्थ सीरियल नंबर तक। सर मिड टर्म में सीरियल नंबर 4 तक आएगा ना मतलब? हाँ, मिड टर्म। तुम लोग का मिड टर्म कब है? अभी मिला है? यस सर। रूटीन मिल गया है? ये 101 कब है इसका एग्जाम है?
सर 5 को। अच्छा देख लेते हैं, मिला है सबको, मिल गया है ना कि सर नहीं कि 5 देखना अक्टूबर को है इकोनॉमिक्स का। है? सर 5 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर का है। अच्छा देख लेते हैं, 5 अक्टूबर का है। तब हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 तक इसका हम पूछेंगे क्वेश्चन। पीडीएफ दे दीजिए सर, नोट्स वगैरह। है। सर नोट्स का पीडीएफ दे पहले का दीजिए। नोट सब बाकी है। हाँ सर। अच्छा हम थियरी नोट का। नोट नोट से भेज देते हैं, हम लोग का देते हैं यस सर। कि 5 तारीख तक ही सब है। हाँ 5 तारीख का मिड टर्म एग्जामिनेशन है, यानी 10:30 से लेके 12 बजे तक। 10:30 फर्स्ट सिटिंग में है, 5 तारीख का ही AE 101 का है। ठीक है, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट ही बता देते हैं, उसके बाद आपका भेज देंगे। क्या बचा हुआ था सिलेबस में? गुड्स बता दिए हैं, सर्विस बता दिए हैं, है ना? डिजायर डिजायर हुआ है? नो सर। डिजायर इज, डिजायर सुनिए, डिजायर इज ए व्हाट। हाँ बोलो। सर गुड सर्विस और यूटिलिटी हो गया। हाँ गुड सर्विसेज और यूटिलिटी हो गया सर। हाँ, तो गुड्स सर्विस यूटिलिटी हो गया है। इसमें आपका है सिलेबस में डिजायर, वांट्स, डिमांड, ये सब नहीं हुआ है, ये सब नहीं हुआ है। नहीं सर। डिजायर इज ए व्हाट एवर एन इंडिविजुअल wish to have a something want but do not have sufficient money or income to the afford it. Desire means की, desire means क्या होता है? डिजायर मीन्स इच्छा। आपका इच्छा हुआ कि भाई हम आज अच्छा ही भोजन करें, अच्छा भोजन करें, लेकिन आपका तो मन में आया इस बात का कि हम अच्छा भोजन करें, अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन अच्छा कपड़ा पहनने और भोजन अच्छा करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पैसा। हाँ, आपका पास पैसा होना चाहिए, तभी आपका इच्छा पूर्ति होगा। तो यही है डिजायर, उसी को कहते हैं डिजायर इज ए व्हाट एवर एन इंडिविजुअल विश टू हैव टू द समथिंग वांट। कुछ वांट आपको है, कुछ इच्छा है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, इसी को हम डिजायर कहेंगे। समझ में? दूसरा है आपका वांट्स। वांट इज दैट डिजायर which is backed by the willingness to satisfy ये called want। मैंने आप वांट है, वांट आपको मैंने वांट मीन्स चाहत, आपको चाहत है कि भाई हम अच्छे मकान में रहें, अच्छे मकान में रहें, लेकिन आपके पास विलनेस, आपका चाह, आपके पास तो
चाहत है कि वांट है कि भाई हम अच्छे मकान में रहें, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन उसके लिए कम से कम आपका मनी होना चाहिए, आपका इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कितना कभी देखते होंगे वांट्स में कि बहुत उसके पास मनी रहते हुए भी वो इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता है, अपना वांट्स पूरा नहीं कर पाता है। और किसी के पास तो बहुत कम भी पैसा रहता है लेकिन वो पूर्ति कर लेता है। इस तरह का पूर्ति करता है, इसी को हम वांट्स कहेंगे। दूसरा टर्मिनोलॉजी है डिमांड। डिमांड इट मीन्स दैट ए पर्सन is a willing and able to pay for the object he desire. Demand means desire backed by willingnesses and ability to pay. Demand are a quantitative expression of the preference. ये डिमांड है। डिमांड हम लोग बोलते हैं, बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि डिमांड हमको चाहिए। तो डिमांड आपका वांट्स, आपका डिजायर है, और डिजायर है कि भाई हम आज अच्छे भोजन करें। अब भोजन करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप उसको परचेज करने के रखते हैं, उसको खरीदने आपके पास पावर है, आप खरीद सकते हैं, तो इसी को हम डिमांड कहेंगे। कोई भी कमोडिटी को यदि हमारा इच्छा हुआ, हमारा वांट हुआ कि हम परचेज करना है, परचेज करने के लिए आप क्यों कैपेबल है, आप उसको खरीद लिए, चाहे उसको खरीद करके आप सेटिस्फाई हो गए हैं, तो उसी को हम डिमांड कहेंगे। यही डिमांड हुआ। ठीक है। यूटिलिटी तो बता दिया गया है ना, यूटिलिटी बता दिए हैं। यस सर। अच्छा, कोस्ट। अब कोस्ट क्या है? कोस्ट इज ए वैल्यू एंड sacrifice are a called cost. The sacrificed is either called opportunity cost or alternative cost, or fixed cost and variable cost. कोस्ट जो भी वैल्यू लगा, जो भी किसी चीज का, कोई भी कमोडिटी का, कोई भी वस्तु का आप वैल्यू आप पेड कर दिए, उसका जितना दाम है उसका हम पेड कर दिए, इसी को हम कोस्ट कहेंगे। जितना कोई भी, मान लीजिए कि ये पेन है खरीदना है, अब पेन हमको खरीदना है, पेन का वैल्यू 5 रुपया है, अब 5 रुपया हम खरीद लिए, तो इसी को हम कोस्ट कहेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर में 2 तरह का कोस्ट होता है, एक फिक्स्ड कोस्ट, एक वेरिएबल कोस्ट। फिक्स्ड कोस्ट कहा जाता है कि जिसमें एक बार आप खरीद करके रख दिए तो उसको फिक्स्ड कोस्ट कहेंगे। और कोई भी कमोडिटी को है कि बार बार हम खरीद के यूज करेंगे तो उसको हम वेरिएबल कोस्ट कहेंगे। जैसे वेरिएबल कोस्ट में बताओ कि क्या हो सकता है? फिक्स्ड कोस्ट में क्या हो सकता है? सर फिक्स्ड में लैंड हो जाएगा। लैंड है जो कि क्या है? सर उसका फिक्स्ड का कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट? सर लेबर, मटेरियल। लेबर हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है। अब है कि प्राइस। When a value is expressed in term of money,
is a called a price. जो प्राइस इसका वैल्यू किसी चीज का दाम है, जब हम प्राइस उसको पेड कर दिए, प्राइस मीन्स की पैसे जो पेड कर दिए, इसी को हम प्राइस कहेंगे. द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टुडे मीन्स मनी वैल्यू, दैट इज ए प्राइस इज ए कमांडेड इन द मार्केट. अब है कैपिटल. कैपिटल क्या कहेंगे? कैपिटल कंसिस्ट ऑफ those kinds of wealth other than the free gift or nature which yield income. Capital is a part of that wealth of the individual and of the communities other than a land which is used assist in the production of the further wealth. Tools, implements, machinery, seed, raw material and transport facilities such as roads, railway, ship, etc. कैपिटल किसे कहेंगे? कैपिटल की जो भी हम, यानी कैपिटल मीन्स पूंजी, जो भी हम कैपिटल पूंजी लगाएं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री खोलने में हो, चाहे कोई रोड भी बनाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में, हम ये जो पैसा खर्च करके उसको बनाए, और तो एक हमारा वो कैपिटल हो गया. ये पूंजी है कि कभी भी इसको हम सेल कर सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं. ये जितना भी हम खर्च किए हैं उसको ये कैपिटल हो गया. यही कैपिटल है. दूसरा है इनकम. Income, wealth refer to the property assets, the amount of money which these assets in the called income. From the rented house, rented is income, land doing a on farming, net return is the income, contract farming, contract provide of the land, sum of the amount of the farmer for the year, the amount of the income of the national income. Women net worth, roads, railway, tax, revenue. Our domestic income, mines, airways, post, telegraph, award income, export, tea, coffee, rubber, बासमती राइस, मैंगो. ये इनकम क्या है? आमदनी किसी को देखते होंगे कि किसी पूंजी लगा करके किसी को इनकम किसको कहते हैं? कि कोई चीज पूंजी लगा दिए, जैसे कि हम बिल्डिंग बना दिए. टाउन में क्या होता है कि बिल्डिंग बना दिया, और बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है, किसी को रेंट लगा दिए, और रेंट जो आ रहा है, उसका जो इनकम आ रहा है, इसी को हम कहेंगे इनकम. बहुत इसी तरह से है कि रोड है, रेलवे है, माने इस तरह का कंपनी खड़ा कर देता है, रेलवे में हो चाहे रोड में हो, और उसके बाद देखते होगे रोड में देखते हो कि रोड पर जिस पर आप चलते हैं, तो वहाँ बहुत जगह ये है कि उसका रेट टैक्स के लिए बहुत बैरियर बना दिया जाता है, और उससे इनकम आते रहता है. इसी को कहते हैं इनकम. एंड लास्ट है वेलफेयर. वेल्थ इज द मीन्स एंड वेलफेयर is the end. Wealth in a general promotes welfare. If none of the happens to be a rich man, he will to ever to live well himself, may also help others. Wealth thus promotes welfare. Poverty is the great curse and root of the money wills, but wealth promotes mental, moral and physical well-being is a tool. वेलफेयर जी, किसी को आप कल्याण करते हैं, तो कल्याण कैसे करते हैं? किसी को आप हेल्प कर दिए, चाहे वो मनी से हेल्प कर दिए, कोई भी गरीब आदमी को, जैसे देखते होंगे
ऐसे गवर्नमेंट को, भिखमंगे को, कि आप कुछ उसको है मनी दे करके उसको आप कल्याण कर देते हैं, जिससे कि वो भूखा मर रहा है, कोई गरीब आदमी भूखा मर रहा है और उसको आप कुछ मनी दे के, कुछ अनाज दे करके इस तरह से आप उसको वेलफेयर कर दिए। इसी को हम कहेंगे वेलफेयर। यही आपका सिलेबस में था और इस सिलेबस में ठीक है। कहीं आप इसको समझने में दिक्कत है वहां पूछो। और ये 4 सीरियल नंबर 1, 2, 3 से 4 तक आपका मिड टर्म में एग्जाम में पूछा जाएगा। सर यार पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ पीडीएफ दे दीजिएगा। नोट्स का सर। हाँ हाँ, भेज रहे हैं, सभी को भेज रहे हैं। तुम लोग अभी अटेंडेंस भेज दो, एक पीडीएफ पर, इसी पर 300 यही 101 पर ही हम भी इधर से भेज देते हैं। भेज दो सर। अटेंडेंस सब एक पीडीएफ बना के भेज दो। कौन इसमें से है? ज्योति झा है? यस सर, ज्योति झा और रोहित दत्ता। रोहित दत्ता, ठीक है, तुम भेज दो, भेज देते हैं। हाँ,